रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हो गया। देखो जरा, मैं क्या करता हूँ कि एक ब्लॉक लेता हूँ। फिक्सल फोर्स के बारे में बताना तो जरूरत नहीं है, रफ सरफेस के बीच में लगता है फोर्स, ठीक है, वो सब आप 9th क्लास से पढ़े होगे। अब क्या करता हूँ, मान ले कि हम ले 2 kg का ब्लॉक लेता हूँ और इस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ। मान लेता हूँ इसका एक्शन कितना है, ए है, ठीक है, और सरफेस हमारा कितना है, तो रफ सरफेस है। आपको पता है कि रफ सरफेस में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो कि क्या करता है, हमेशा रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ये तो पता है आपको, क्लास 9 से पढ़ के आए हैं। तो अगर फोर्स आप इधर लगाओगे तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर की ओर एक्सेलरेट करना चाहेगा, इधर को मूव करना चाहेगा, तो इस पर क्या होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा। ये सब चीजें पता है ना, मैं एकदम बेसिक से नहीं बताऊंगा, ठीक है। बस यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि 9th क्लास में फ्रिक्शन पढ़ना है, पढ़ के आए होगे अपना, पता है ना कैसे लगता है सब डायरेक्शन वेक्शन। अरे रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, हाँ ना कि ना। यस सर। अच्छे बच्चे पढ़ते नहीं गए हो 10th में तुम लोग। फ्रिक्शन कोई नया वर्ड तो है नहीं, आप लोग जानते हो। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, हमेशा रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो यहाँ पे देखोगे रिलेटिव मोशन मतलब इस फोर्स को अगर ऐसे लगाओगे, इसके सरफेस के कॉन्टेक्ट में जो सरफेस है, ये सरफेस क्या करेगा, आगे की ओर मूव करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, पीछे की ओर लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इधर कॉलम बनाता हूँ, ये फोर्स हमारा अप्लाइड है। और आपको ये भी पता होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमेशा क्या होता है, तो जो कॉमन सरफेस है उसके अलोंग लगता है। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा चाहे ऐसे लगेगा, जब भी लगेगा तो जो कॉमन सरफेस है, ठीक है, उसके अलोंग ही लगेगा, इस सरफेस के अलोंग ऐसे लगेगा। ये सब चीज बताने वाला मैं नहीं हूँ। और यहाँ पे लेता हूँ मैं एक्सेलरेशन, यहाँ पे लेता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्लास 9th में पढ़े होंगे फ्रिक्शन के बारे में, लेकिन वहां पे ज्यादातर हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं पता करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है। बस हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, कैसे कैसे लगता है, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। अब मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जैसे कि मैंने अप्लाइड फोर्स रखा 0, अप्लाइड फोर्स रखा 0। अगर फोर्स मैं 0 दूंगा तो क्या होगा, इसका जो एक्सेलरेशन आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर फिक्स अप्लाइड फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स पे कितना आएगा, 0 आएगा। आप ऐसे बोल सकते हो, इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ माइनस स्मॉल एफ डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, स्मॉल एफ। या फिर हिसाब से बोल सकते हैं, ठीक है, कि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा एफ माइनस एफ एफ। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना आता है आपको, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ा दिया मैंने 5 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू बढ़ा दिया मैंने 5 न्यूटन। अब मैंने देखा कि जैसे इसका वैल्यू 5 न्यूटन कर दिया, क्या ये ब्लॉक अभी भी मूव नहीं कर रहा है। एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो ब्लॉक का जो एक्सेशन है क्या है, 0 है। अभी हमने देखा फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन का, ठीक है, यानी 0 से लेके 5 तक आप कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, अप्लाइड फोर्स कितना है 5 न्यूटन, एक्सेशन कितना है 0, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा 5 न्यूटन। मैंने क्या किया है, और फोर्स बढ़ाया। अब मैंने क्या 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। एक्सपेरिमेंट है, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, अगेन फ्रिक्शन फोर्स सॉरी एक्सेशन कितना आ रहा है, ब्लॉक का 0 आ रहा है। ये हमने करके देखा है, ऐसे निकाल नहीं रहे हैं कुछ, करके देखा एक्सेशन कितना आया, 0 आया। इस केस में मतलब क्या होगा, इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन के बराबर होगा। जब तक एक्सेशन 0 है, इसका मतलब फोर्स इक्वल टू क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। फोर्स मैंने कर दिया 20 न्यूटन। अभी भी देखा मैंने, ये जो एक्सेलरेशन है कितना है, 0 है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना होगा, 20 न्यूटन होगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने मान लो कि फोर्स इक्वल टू कर दिया 24 न्यूटन, 24 न्यूटन, ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन आ गया कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहां से पता चला सर, मैंने मेजर किया एक्सपेरिमेंट में। आपने 24 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन आ गया कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स कितना है 24
माइनस मास कितना है 2, इसका जो एक्सेलरेशन है कितना है 3, कितना आ गया 18 न्यूटन। तो सपोज कितना आ गया 18 न्यूटन। अब इसके बाद आप फोर्स बढ़ाते जाओ, ठीक है। आप मान लो कि फोर्स लगा दो, कुछ भी लगा दो, मान लो कि 40 मीटर का फोर्स लगा दो, तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या होगा, इसका जो एक्सेलरेशन आया वो कहां से आया, आया 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मेजर किया हमने। एक मिनट रुको, 18 20 22, हाँ कितना है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 11 मीटर पर सेकंड। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से अगेन जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा कितना आ जाएगा, तो अप्लाइड फोर्स कितना है 40, ठीक है। एक्सेशन कितना है ब्लॉक का 11, 11 तो नहीं 22, 40 माइनस 22 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ 18 न्यूटन, ठीक है। जरा ध्यान से देखना क्या हुआ, जब ब्लॉक का एक्सेशन 0 था, एक टाइम तक ब्लॉक का जो एक्सेशन क्या था 0 था। अब फोर्स अप्लाई क्या किया, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ठीक है। एक फोर्स क्या कर रहे हो आप, बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो। ब्लॉक क्या कर रहा है हमारा, मूव नहीं कर रहा है। उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या कर रहा है, तो जितना फोर्स अप्लाई किए उतना ही फ्रिक्शन फोर्स हुआ। 0 न्यूटन अप्लाई किया तो 0, 20 न्यूटन अप्लाई किया तो 20 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप देखोगे ना कोई भी ब्लॉक अगर रखा है रख सकते हो तो आपको पुश करते जाओ पुश करते जाओ, एक टाइम तक क्या करता है, मूव नहीं करता है। वो टाइम क्या था हमारा, यहाँ तक क्या किया, वो मूव नहीं किया। उसके बाद जैसे क्या किया हमने, जैसे हमने उससे ज्यादा फोर्स बढ़ाया, ठीक है, 20 न्यूटन से जैसे ज्यादा फोर्स लगाया हमने, ब्लॉक क्या किया, एक्सेलरेट करना शुरू किया गया। जैसे आपने अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन से ज्यादा बढ़ा दिया, ब्लॉक क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। ब्लॉक क्या किया, एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। जैसे ही एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया, उसके बाद देखा कि जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद जितना भी अप्लाई करोगे, आप अप्लाई करते जाओ। जैसे मान लो आपने कर दिया 44 न्यूटन अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो भी क्या रहेगा, तो 44 माइनस 18 कितना हो गया, 44 माइनस 18 कितना आएगा, 26। 26, तो कितना जाएगा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी लोग 44 माइनस 18 करना नहीं आ रहा था क्या, 26। तो अगेन देखोगे तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना है, 18 न्यूटन ही है। एक्सपेरिमेंट जो निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन हम लोग, तो जैसे ही ब्लॉक मूव करना शुरू किया, उसके बाद जो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है। और यहाँ तक क्या कर रहा था, फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। यहाँ तक फोर्स क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन था क्या था, 0 था। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन क्या था, 0 था। ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था, यानी सरफेस और ब्लॉक के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था। तो यहाँ तक जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था उसको बोलेंगे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसको बोलेंगे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, दोनों सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। दोनों सरफेस में दो सरफेस क्या कर रहा है, इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे ही ब्लॉक क्या किया, स्लाइड करना शुरू किया, वो जो फ्रिक्शन हो गया क्या बन गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। उसका वैल्यू क्या आया, कांस्टेंट आया। जबकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है 0 से लेकर 20 तक, ठीक है, 0 से लेकर 20 तक। तो हमने देखा कि ऐसा हर केस में आएगा कि जब फिक्स आप फोर्स अप्लाई करते जाओ, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा इंक्रीज करते जाएगा इंक्रीज करते जाएगा, एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और उसके बाद क्या करेगा, ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, और थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये जो 20 न्यूटन आया, ये आया आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, तो यहां से यहाँ जो काइनेटिक फ्रिक्शन हो क्या कर गया है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ के लिए देता हूं, ठीक है, स्लाइटली लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, रिप्रेजेंट करेंगे इसको एफएल से। ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है इसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। सब याद रखना, यहीं पे लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और यहाँ पे जो है ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसको मैं एफ के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एफ के मतलब काइनेटिक, एफएल मतलब लिमिटिंग। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो
काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या है, तो लेस देन है क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहां से लेके यहां तक क्या कर रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन था। ये जो मैक्सिमम वैल्यू आया स्टैटिक फ्रिक्शन का, ठीक है, वो क्या है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन आया। उसके बाद ब्लॉक करते हैं मूव करना शुरू किया है। तो यहां से यहां तक देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, ठीक है। यहां से यहां तक क्या कर रहा था, फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। अप्लाइड फोर्स के बराबर क्या कर दिया, फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को लगा लिया। जब 20 न्यूटन लगाए तब भी फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया 20, 10 लगाए तो 10, 5 लगाए तो 5। लेकिन जैसे ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और वो जो वैल्यू उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी जब ब्लॉक क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, स्लाइड कर रहा होगा, तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब ब्लॉक हमारा रेस्ट में होगा, रुका होगा, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, नो स्लिपिंग बिटवीन द सरफेस, बिटवीन द सरफेस, अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन आएगा इसको बोलेंगे कि हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इससे F इंटू एस से, ठीक है। नो स्लिपिंग बिटवीन द सरफेस, अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो इस केस में जो फ्रिक्शन हो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और इसका जो वैल्यू होगा होगा इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स along the surface, along the surface। ऐसा नहीं कि आप मान लो कि इधर क्यों लगा दो फोर्स, ऐसा नहीं, along the surface जो अप्लाइड फोर्स होगा उसी के बराबर होगा। क्योंकि अगर मान लो कि ऐसा फोर्स लगा दोगे तो इसका कंपोनेंट लेंगे ना हम लोग, ये फोर्स तो क्या होगा इसके साथ बैलेंस हो जाएगा mg के साथ है। तो along the surface जो फोर्स होगा, ठीक है, अप्लाइड फोर्स along the surface, वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। कब, स्टैटिक के केस में, ठीक है। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो क्या करेगा, तो ये हो सकता है 0 से लेके कहां तक, तो लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक फ्रिक्शन क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, उससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे अलोंग द सरफेस, तो ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू करेगा। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, ये होता है इक्वल टू म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू इंटू एन के बराबर। जहां पे म्यू क्या है, तो म्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ, इसको आप म्यूएस बोल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का, देखा गया कि डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड करता है तो मटेरियल पे, और साथ साथ डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे। एन क्या है, एन है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होता जाएगा, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा। जैसे कि मान लो ये 2 केजी का ब्लॉक था, 2 केजी के जगह पे आप मान लो कि 4 केजी का ब्लॉक यूज कर लेते हो, 4 केजी का ब्लॉक यूज कर लेते हो, तो क्या 20 न्यूटन पे ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा क्या। अब जनरली फील करते होंगे अगर ज्यादा बड़ा ब्लॉक है, ज्यादा बड़ा मास है, तो ज्यादा फोर्स उसको अप्लाई करना पड़ता है, उसको स्लिप करवाने के लिए, जस्ट मूव कराने के लिए। इस केस में क्या होगा, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा 20 ना हो गए और ज्यादा हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, डिपेंड करेगा, ठीक है, कि फ्रिक्शन कैसा सरफेस है। तो इस बात पे भी डिपेंड करता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि नॉर्मल रिएक्शन कितना है, और साथ साथ इस बात पे डिपेंड करेगा किस तरह का ये सरफेस है, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है किस तरह का सरफेस है। ज्यादा रफ होगा तो ज्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, अगर रफनेस क्या होगा, कम होगा तो कम होगा, अगर नॉर्मल ज्यादा है तो क्या होगा, ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी, अगर नॉर्मल कम है तो क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन कब है, यह है मैक्सिमम वैल्यू, हमेशा नहीं। याद रखना, ये जो म्यूएस इंटू एन बोल रहे हैं, म्यूएस इंटू क्या है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है,
ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा अलग अलग सिचुएशन में। अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ऐसा मत बोल देना यहाँ फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक लग रहा है तो म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगा। म्यू इंटू एन क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, उतना लग सकता है, ठीक है, लेकिन उससे कम भी लग सकता है। अप्लाइड फोर्स अगर कम है तो उससे कम भी लग सकता है। क्लियर है? ये क्या हो गया? तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? तो 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक लाई करेगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो म्यूएस इनटू एन होगा, जहां पे म्यूएस क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ एन क्या होगा? तो नॉर्मल हो गया। ठीक है। अगर मान लो कि स्लिप होना से स्टार्ट करता है, ठीक है, अगर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाता है, स्लिपिंग स्टार्ट करके हो गया, मतलब इस केस में स्लिपिंग तभी स्टार्ट होगा जब अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू होगा अलोंग द सरफेस वो क्या होगा? ग्रेटर देन म्यूएस इंटू एन के बराबर। इससे अगर ज्यादा होगा उस केस में क्या करेगा? स्लिपिंग क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। स्लिपिंग क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। ठीक है, ग्रेटर देन। तो जैसे स्लिपिंग स्टार्ट करेगा तो जो फ्रिक्शन है वो क्या बन जाएगा? जैसे स्लिपिंग स्टार्ट करेगा इस केस में जो फ्रिक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? काइनेटिक फ्रिक्शन। उसको बोलेंगे हम लोग, बाहर गया, इसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इन जनरली इसको हम लिखते हैं ऐसे, स्मॉल एफ इंटू के। इसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ऊपर देख रहे थे जैसे स्लीपिंग स्टार्ट हो गया ये वैल्यू क्या है? फिक्स है। और इसका जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा किसके? तो म्यू के इंटू एन के। म्यू के इंटू एन के, जहां पे म्यू के क्या है? इसको म्यूस बोलते हैं। म्यू के क्या है? तो म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और एन तो आपको क्या है? नॉर्मल ही है। एन तो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, एन क्या आपका? नॉर्मल रिएक्शन। तो इन जनरली देखा गया है, इन जनरली देखा गया है कि जो म्यूके की वैल्यू होती है वो क्या होता है? स्लाइटली लेस देन क्या होता है? म्यूएस की वैल्यू होती है। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? तो ऑलवेज लेस देन क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो स्लाइटली क्या होगा? तो लेस देन होगा एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग। क्लियर है? एक ऐसा है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंट से देखा गया। ठीक है, कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है कैसा देखा गया एक्सपेरिमेंट से? तो जैसे कि मान लो कि एक ब्लॉक है, आप इसको क्या किया था? तो इसको मोशन स्टार्ट करने के लिए 20 न्यूटन का फोर्स लगाया था। 20 न्यूटन का फोर्स लगाया था, तब क्या किया? मोशन क्या किया? स्टार्ट हो गया। मोशन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अब मान लो कि जब मोशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो जैसे मोशन स्टार्ट हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना आ गया? 80 न्यूटन आ गया। इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था? 20 न्यूटन फोर्स था। फ्रिक्शन फोर्स कितना था? 20 न्यूटन था। यानी मैक्सिमम वैल्यू जो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना? 20 है। जैसे ही मोशन स्टार्ट किया तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आके आ गया, थोड़ा सा कम आ गया, 80 न्यूटन आ गया। ये क्या हुआ? नॉर्मल दोनों केस में सेम ही है, मूव करे ना करे। इसका मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट हो क्या हो गया है? डिक्रीज कर गया है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? तो कोई समझा सकता है क्या? ऐसा क्यों? कोई समझा सकता है? बेसिकली आपने जब मैथ क्लास में पढ़ा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली डेवलप क्यों होता है? तो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस के कारण। जो रफनेस होता है सरफेस में वो क्या होता है? ये नीचे वाला सरफेस का रफनेस ऊपर वाला सरफेस का रफनेस क्या करता है? इंटरलॉक कर जाता है। ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि ऊंचा नीचा गड्ढा है, बहुत अगर जूम करके देखोगे सरफेस को तो रफ सरफेस का मतलब क्या हुआ? ऐसा ही हुआ। और नीचे वाला सरफेस देखोगे तो क्या है? वो भी रफ है। वो भी क्या है? रफ है। तो अगर देखोगे तो इसका जो सरफेस है, इसका जो सरफेस वो क्या करता है? इस तरह से इंटरलॉक हो जाता है। स्टैटिक केस में क्या होता है? ये इंटरलॉक हो जाता है।
इसी कारण क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है, क्योंकि ऐसा आप उसको आगे कर मूव कराना चाहोगे तो क्या करेगा, इस इंटरलॉकिंग कारण क्या करेगा, मूव करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, इसलिए बोलते हैं फिर। लेकिन जैसे ही मूव करना शुरू कर देगा, जैसे कि रखा हुआ रेस्ट में, ये इंटरलॉकिंग बड़ा बढ़िया बनता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मूव कर रहा है ऑफ सरफेस, एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस अगर मूव कर रहा हो तो ये इंटरलॉकिंग उतना अच्छा नहीं हो पाता है। आप ऐसे भी फील करते होगे कि मान लो कि कोई गड्ढा है, छोटा सा मान लो कि गड्ढा है, और आप क्या कर रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो, बाइक पे क्या है, व्हील है। अगर आप धीरे धीरे जाओगे तो क्या होगा, पूरा व्हील इसमें आएगा, आपके क्या करेगा, व्हील क्या करेगा, बाहर निकलेगा, आपको गड्ढा ज्यादा फील होगा। लेकिन आप मान लो तेज से आओ तो ये क्या करेगा, हो सकता है कि यहाँ से जब करके यहाँ पहुंच जाए, ठीक है। और आपको उतना बढ़िया यहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं मिलेगा, आपको गड्ढा ज्यादा फील नहीं होगा। हो सकता है यहाँ से क्रॉस कर जाओ, डायरेक्टली क्रॉस कर जाओ, इंटरलॉकिंग उतना बढ़िया नहीं होगा, जितना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा फिक्स फोर्स क्या होगा, उतना बढ़िया होगा। इसलिए क्या होता है, जब काइनेटिक फ्रिक्शन होता है क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जब बॉडी मूव करते रहता है तो उतना बढ़िया इंटरलॉकिंग नहीं होता है। क्लियर है, ये तो बस थ्योरिटिकल चीज था जो मैंने बता दिया। ऐसे आप ध्यान रखोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, थोड़ा सा लेस देन होगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, आपको सिर्फ दिया होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ म्यू दिया हुआ है, आप म्यू को ही क्या ट्रीट करोगे, म्यूएस की तरह ट्रीट करोगे, इसी को क्या ट्रीट करोगे, म्यू की तरह ट्रीट करोगे। अगर नहीं दिया हुआ दोनों अलग अलग, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों क्या होगा, सेम ही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन अलग अलग नहीं है तब सिंपल, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है तो दोनों को वैल्यू क्या मानोगे, इक्वल ही मानोगे। यानी उस केस में देखोगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, बताओ। रेहाना, कुछ बोलता नहीं है कोई। अंशुल, सूरज। यस सर। यस सर। सर हाँ हाँ बोलो। सर जब फर्स्ट केस था, जब एक्सेलरेशन में फोर्स दोनों जीरो था तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो आया ना। हाँ तो यहाँ पे जब आप कोई फोर्स ही अप्लाइड नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, हाँ तो एक सर देखो बॉडी तो कांटेक्ट में नहीं है, कॉन्टेक्ट में है, तो सर ठीक है। जीरो यहाँ कैसे है फ्रिक्शन। यहाँ पे देखो, चलो ये क्वेश्चन बढ़िया पूछा। जैसे कि आप मान लो कि यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अगर अप्लाई नहीं किया हो, ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आपको लगता है कुछ ना कुछ यहाँ फ्रिक्शन फोर्स होगा, किसी को लगता है कि नहीं सर 1 आध न्यूटन, तो मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स होगा 1 आध न्यूटन। अरे तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर को मूव करना शुरू कर देगा ना, आपने इधर कोई फोर्स नहीं लगाया है। अगर मानते हो कि फ्रिक्शन फोर्स होगा तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर को एक्सेलरेट करेगा, बिना कोई फोर्स लगाए क्या करेगा, एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया हो। सरफेस रफ है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सरफेस रफ है। देखो अब हुआ क्या होगा, तो जैसे कि एक इंटरलॉकिंग हुआ होगा, ऐसे समझ लो, ये मान लो कैसा इंटरलॉकिंग हो गया दो सरफेस के बीच में। तो अब क्या है, तो ये बस इंटरलॉकिंग करके रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप इसको आगे या पीछे प्रेस नहीं करोगे, जब तक क्यों आएगा इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं आएगा। जैसे आप प्रेस करना शुरू करोगे तब क्या आएगा, अब इसका ये सब फोर्स क्या करेगा, लगाना शुरू करेगा, उसी का कंपोनेंट जो होगा, नेट जो फोर्स होगा, ठीक है, अलोंग द सरफेस, वो क्या बन जाता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स बन जाता है। क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, सिंगल वैल्यू होगा, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है, वेरी नहीं करेगा। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या करेगा, सर लिमिटिंग फ्रिक्शन भी सेम होगा, एक ही होगा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, ये सेल्फ एडजस्टिंग होगा, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करेगा। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, कहां तक एडजस्ट करेगा, अपने को एडजस्ट करेगा लिमिटिंग वैल्यू तक, उसके बाद एडजस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था फ्रिक्शन के बारे में। अगर आपको ग्राफ बनाना आपको दे दे, ग्राफ को समझ लेते हैं कि इधर मान लेते हैं कि अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है। अब जब भी अप्लाइड फोर्स बोलता हूं इसका मतलब अलोंग द सरफेस की बात कर रहा हूं, अलोंग द सरफेस की बात कर रहा हूं। और इधर मान लो कि इधर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो देखोगे कि अप्लाइड फोर्स जीरो, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जीरो। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा।
कब तक बढ़ेगा? तो बढ़ेगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, ठीक है। तो हो जाएगा एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कितना आया है, 20 के बराबर आया है, ठीक है। अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, आपने अप्लाइड फोर्स क्या कर दिया है, 20 किया है, तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया है। और इसी को हम लोग बोल रहे थे लिमिटिंग फ्रिक्शन, बोल रहे थे लिमिट। अब जैसे आप फोर्स अप्लाई बढ़ाओगे वैसे क्या होगा, थोड़ा सा फ्रिक्शन क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब फ्रिक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये देखोगे, ये आपको कितना आ गया था, क्या आ गया था आपका 18, आपका आया था 18। और ये क्या था, ये था आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या था, काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे से अब उसके बाद आप फोर्स बढ़ाते जाओ, ये फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। यानी इधर देखोगे ये हो गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये आपका हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखो, जैसे कि आपने आपने एक क्या किया, जैसे कि मान लो कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा था, इस केस में जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा क्या होगा, नॉर्मल फोर्स के बराबर होगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब जो कॉन्टैक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है, बस नॉर्मल होगा। लेकिन जैसे ही आप फोर्स अप्लाइड किए, जैसे आप फोर्स अप्लाइड किए, एक क्या हो जाएगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एक क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो क्या होगा, तो अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, मतलब यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक है फ्रिक्शन एक है नॉर्मल। ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। जो कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स प्लस नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स प्लस ऑफ नॉर्मल फोर्स। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, एफ सी क्या हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, एफ सी क्या हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एंगल थीटा होगा, tan थीटा, tan थीटा कितना हो जाएगा, एंगल बता सकते हो, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जाएगा एफ बाई कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा, एफ बाई एन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, एक कंपोनेंट है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स जो है, ठीक है, इज द इज द कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज द कंपोनेंट ऑफ कौन सा, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट क्या है, फ्रिक्शन है, और एक क्या है यहाँ पे, नॉर्मल है। क्लियर है? तो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग देख लिए हैं कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। जब तक आपका ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है, जब तक अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस। जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे करके एक बार मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा फ्रिक्शन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। और फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, तो जो डायरेक्शन होता है फ्रिक्शन का वो हमेशा क्या होता है,
तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। रिलेटिव मोशन क्या करता है, अपोज करता है। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स देखोगे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ये हमेशा सही है। डायरेक्शन ऑफ जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इस तरह से लगता है कि वो रिलेटिव मोशन को क्या करे, अपोज करे। ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन ऑलवेज, ये हमेशा सही है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज, अपोज द रिलेटिव, द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन between contact surface, between contact, between contact surface। हमेशा क्या करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। हमेशा कैसे लगेगा, तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा along द कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट along the, along the contact surface, along the contact surface। हमेशा फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, along the contact surface लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि एक ब्लॉक है, ठीक है, बी, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ए, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ए। अब मान लो कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे फोर्स लगा दिया है एफ, यहाँ फोर्स लगा दिया है एफ। अब पूछे कि बताओ दोनों जो सरफेस है कैसा है, रफ सरफेस है। ए बी सरफेस क्या है, रफ है, और ए बी सरफेस क्या है, ए बी सरफेस क्या है, रफ है। दोनों सरफेस क्या है, रफ है। तो जितना भी सरफेस रफ होगा हर जगह पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर आपसे पूछे कि बताओ डायरेक्शन दिखाओ किधर किधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट सरफेस है, एक तो नीचे वाला कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये दोनों कॉन्टैक्ट में है, जानबूझ के मैं थोड़ा सा गैप रखा हूं। जैसे आपने फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी, जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया एफ, तो जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया एफ, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये दोनों जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये क्या करेगा, इसके रिस्पेक्ट में ए सरफेस क्या करेगा, आगे मूव करना चाहेगा। ये जो बी का सरफेस है वो क्या करेगा, आगे मूव करना चाहेगा। इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा along the contact surface and always oppose the relative motion of the contact surface। तो इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इसका जो पॉइंट था क्या करेगा, आगे जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। लेकिन इस पे देखोगे, इस पे क्या होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ए पॉइंट क्या कर रहा होगा, पीछे जाना चाह रहा होगा। ये आगे जा रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहा होगा, पीछे जाना चाह रहा होगा। इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। फोर्स क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। क्लियर है। Yes. अब ब्लॉक ए पे आ जाओ, ठीक है। अब ब्लॉक ए पे देखोगे तो क्या होगा, तो ए दोनों पॉइंट ले लेते हैं, ए कॉन्टेक्ट में है। तो ए ब्लॉक आगे मूव कर रहा था, ए ब्लॉक क्या होगा, बी क्या है, सॉरी ए पॉइंट क्या होगा, पीछे रह रहा होगा। आगे जा रहा होगा तो ये क्या कर रहा होगा, पीछे मूव कर रहा होगा। इसके रिलेटिव में ए सरफेस क्या हो रहा होगा, पीछे जा रहा होगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या करेगा, आगे की ओर लगेगा। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। ये एफ एफ अलग अलग क्लास बना दिया, दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है। आप F1 F2 बोल सकते हो, बस हम दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की ओर होगा। और इसके रिस्पेक्ट में ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा क्या होगा, ये सरफेस आगे जा रहा है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या होगा, पीछे जा रहा होगा। इस पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। हाँ, ये जितना लगेगा उतना ही ये लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन है। अगर आप मान सकते हो तो F1 इसको बोल दो F2 क्योंकि दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन है। दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पर लगेंगे, ठीक है।
ये F2 आगे क्यों लग रहा था, इस पे F2 क्या करेगा, पीछे क्यों लगेगा। ये क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हो गया। अगर आपसे पूछे चलो एक और एग्जांपल में डायरेक्शन बताओ कैसे कैसे लगेगा। ए ब्लॉक हमारा बी है और ए ब्लॉक हमारा क्या है, ए है, दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है। मान लो कि इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है 5 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन शो करो और इस सरफेस को मैं फिलहाल स्मूथ मान लेता हूँ। ये कितना है, स्मूथ सरफेस ये वाला, ठीक है। ऑब्वियस इसमें तो लगाना आपको पता है कैसे लगाओगे। ये सरफेस मान लेते हैं स्मूथ है, ये वाला सरफेस क्या है हमारा, रफ है। म्यू दे दे, म्यू मतलब क्या होगा, रफ होगा। जरा डायरेक्शन शो करो किधर किधर लगेगा। फटाफट बताओगे। सारा सरफेस क्या है, कॉन्टेक्ट में, ऐसा मत सोचना हवा में चल रहा है। बताओ फटाफट कहाँ पे होगा। सर ये लास्ट में क्या बनाया, आदमी बनाया जो चल रहा है स्ट्रिंग पे, ऊपर चल रहा है ये एक्सेल से। तो सेकंड लास्ट वाला में कन्वेयर बेल्ट चला रहा है कि वो अपने चल रहा है? कन्वेयर बेल्ट चला रहा है। कन्वेयर बेल्ट क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट मूव कर रहा है वैसे। डायरेक्शन अगर आपको लिखना आएगा तो बहुत ही कम क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। अगर नहीं लिखना आएगा तो आपको दिक्कत होगा फिक्शन सर क्वेश्चंस में। एक हाँ बात पूछे? पूछो। सर ये रस्सी चढ़ने वाले पे टेंशन का कंसेप्ट लगता है कि फ्रिक्शन का? देखो टेंशन कहाँ पे आएगा, स्ट्रिंग में आएगा ना। लेकिन अगर आपके हाथ और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो क्या उसमें आप चढ़ पाओगे? नो सर। ऑब्वियस है ना, आप में हाथ और उसके बीच में कुछ ना कुछ होगा, जिसके कारण क्या करोगे, आप ऊपर चढ़ रहे होगे तो वो फ्रिक्शन फोर्स पे क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया टेंशन में। फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया टेंशन में। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, कुछ होगा क्या, नीचे गिर जाओगे आप। यस सर। फटाफट बताओ, इसमें ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, नीचे की ओर होगा। सब देख लेना, फटाफट कर लेना। ये नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। और इस वाले सरफेस पे देखोगे तो इस वाले सरफेस पे क्या लगेगा, तो ये ऊपर क्यों जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर। इसके रिस्पेक्ट में सरफेस क्या कर रहा होगा, नीचे जा रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। ऑब्वियस है, इस पे बना लिया तो इस पे क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। ये देखो इस पे क्या करेगा, इस पे इधर लगेगा और कन्वेयर बेल्ट पे क्या लगेगा, पीछे की ओर लगेगा, ठीक है। ये ऊपर की ओर जा रहा होगा तो इस पे जो फ्रिक्शन लगा होगा वो क्या करेगा, ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। देखोगे तो क्या होगा, तो आप हाथ से पकड़ के खड़ा हो गए, अगर मान लो कि फ्रिक्शन लेस है तो क्या होगा, आप नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू करोगे ना, नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू करोगे। आप हाथ से पकड़ते हो तो क्या होगा, नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू करोगे, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या होगा, अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या करेगा, ऊपर की ओर लगेगा, इसमें क्या करेगा, ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे देखोगे A5 है, A10 है, इसका मतलब A क्या कर रहा होगा, ज्यादा आगे जा रहा होगा ना,
फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा कहाँ आगे जा रहा है, पीछे आ। इस सरफेस पे क्या लगेगा, इधर क्यों लगेगा, उस पर क्या लगेगा, आई क्यों लगेगा। क्लियर है सबका? क्लियर है? यस सर। हाँ ना बोलो ना जी फटाफट। ये तो क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। हमेशा डायरेक्शन देखना होगा तो रिलेटिव मोशन देखेंगे कॉन्टैक्ट सरफेस का, रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है, सरफेस को इंटेंशन किधर है जाने का, उसके अपोजिट क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखोगे, ये आपको 9th क्लास में बताया जाता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस किस पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ इंडिपेंडेंट सरफेस, ऑफ वेलोसिटी, या फिर एक्सेलरेशन, या फिर किसी ने बोला एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इस सब बातों पे चीज जो वैल्यू होता है फ्रिक्शन का डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। जैसे कि मान लो कि 9th क्लास 10th क्लास ऐसा क्वेश्चन लिखे हो गए, हर किसी में मास कितना है, इसका एम है, और मान लो कि इधर एफ अप्लाई किया गया है, एक और मास कितना है, एम है, अपोज किया गया है, एफ अप्लाई किया गया है, और एक केस में मान लो ऐसा दो में इसका ही मास कितना है, एफ है, फोर्स कितना है, अप्लाई। तीनों केस में देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, सेम ही होगा। किसी को ऐसा नहीं लगता कि अलग अलग होगा। F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू क्या होगा, F3 होगा। क्लास 9 में पढ़ते हैं हम, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? सर हाँ सर आइडियली तो जितना सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा। हाँ, देखा आया ना इसका, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है म्यू इनटू एन पे। ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे आप मान लो कि 10 न्यूटन अप्लाई किए, ठीक है, तो म्यू की जो वैल्यू होता है वो बस डिपेंड करता है कि किस तरह का सरफेस है। ठीक है, किस तरह का सरफेस है। ऐसा नहीं कि एरिया अगर ज्यादा है तो सर ये गेट, हाँ बोलो। सर हम इस बात को इस तरह से समझे थे ना कि जब एरिया बढ़ जाता है तो फ्रिक्शन बढ़ जाना चाहिए, पर जो प्रेशर जो होता है ना पूरा सरफेस वो कम हो जाता है, उस प्रेशर कम होने हाँ के कारण उसको एडजस्ट कर देता है वापस सेम यही वैल्यू। बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ। जैसे देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, अब इसको बहुत अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर सोचना चाहते हो तो हर एक पॉइंट पे देखोगे तो क्या होगा कि हर एक पॉइंट पे ऐसा तो देखा जाए तो ओवरऑल तो क्या होगा, सेम ही होगा। लेकिन अगर मान लो कि इतना ही पार्ट कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इसका पार्ट देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हर एक पॉइंट पे देखोगे तो क्या होगा, ऐसे आप फील कर सकते हो। तो सिर्फ एक ही बात पे थोड़ा डिपेंड करता है। तो इसका जो उतना हम लोग अंदर नहीं जाना है, घुसना है। ठीक है, इसलिए मैं बताता भी नहीं जल्दी। फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है इंटरलॉकिंग से। फ्रिक्शन क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है इंटरलॉकिंग से। बस वो समझने के लिए फ्रिक्शन फोर्स को कि क्यों फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है इसलिए बताया इंटरलॉकिंग। लेकिन एक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा, ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, इसका कम है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी इसका ज्यादा होगा। ठीक है। अगर सेम तरह का सरफेस है, ठीक है, अगर मास अगर सेम है, नॉर्मल रिएक्शन अगर सेम है, तो सेम सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग क्या होता है, एक जैसा बनता है। ठीक है, इंटरलॉकिंग क्या होता है, एक जैसा बनता है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा सरफेस ले तो इंटरलॉकिंग ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, इंटरलॉकिंग ज्यादा बन जाएगा। जैसे कि ऐसा समझो ना, मतलब देखो मटेरियल्स के बारे में उतना हमको डिटेल में नहीं पता एग्जैक्टली कैसा हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे कि मान लो कि इस तरह का दो इंटरलॉकिंग है, ठीक है, और इसको ब्रेक करने के लिए, एक इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई चाहिए। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए होगा।
अगर मान लो ऐसा समझ रहा, एक अगर इंटरलॉकिंग ब्रेक होता है तो बाकी भी तो इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाएगा। एक इंटरलॉकिंग अगर ब्रेक होता है तो बाकी भी इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाएगा। अगर एक इंटरलॉकिंग ब्रेक करने के लिए आपको 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए, ठीक है, तो 10 को ब्रेक करने के लिए क्या कहें, 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए ना, इसको ना 10 × 4 40 चाहिए। इसको अलग तरीके से समझो थोड़ा सा, अगर आप बात समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ सर समझ गए हैं। वो इस बात पर नहीं डिपेंड करेगा कितना नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग हुआ है। अगर एक इंटरलॉकिंग से इतना फोर्स जनरेट हो रहा है तो बाकी से भी उतना ही होगा, ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा कि ज्यादा उसके अंदर की चीजों को मत जाओ, ठीक है, ज्यादा फायदे में रहोगे। तो बस समझने के लिए बताया था कि एक इंटरलॉकिंग से फिक्स्ड फोर्स जनरेट होता है, इसलिए बता दिया कि ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब पर डिपेंड नहीं करेगा। फिर तो ऐसे ही बोल सकते हो ना, ज्यादा वेलोसिटी होगा तो कम इंटरलॉकिंग होगा, तो और फ्रिक्शन फोर्स कम होना चाहिए, ठीक है। बट वो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट क्यों होता है उसको समझने के लिए बनता है। एग्जैक्टली वैसा नहीं कि सिर्फ उसी से फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा, ठीक है। हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, नीचे वाले सरफेस के बीच में ऊपर वाले सरफेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है। इसके कारण भी क्या हो रहा होगा, एक बॉन्ड बन जा रहा होगा, उसके कारण फ्रिक्शन फोर्स हो रहा होगा। तो ये तो बस मटेरियल, अलग अलग मटेरियल पर डिपेंड करेगा, हमको उतना डिटेल में उसके बीच में नहीं जाना है। ये भी तो सकता है ना कि इसके मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा, कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, ऐसा कुछ कर रहा होगा, इसको पुश कर रहा होगा तो नहीं करने दे रहा होगा, उसके कारण फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा होगा। बस हमें चीजों को समझने के लिए कि फ्रिक्शन फोर्स जनरेट किया हुआ इंटरलॉकिंग बताया, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी से सारा कुछ देखना शुरू कर दोगे। बात समझ में है? हाँ सर। ठीक है, तो इसने बताया कि एरिया ऑफ कांटेक्ट इस सब पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आपसे पूछे कि बताओ, एक ब्लॉक है जो कि 5 kg का ब्लॉक है, और इस पे मान लो कि फोर्स जो लग रहा है, मान लो कि 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एट ऑफ एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल ऑफ 30 डिग्री, और दिया हुआ है इसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, म्यू के इक्वल टू 0.2 और म्यू इक्वल टू 0.24, इक्वल टू 0.24 और म्यू इक्वल टू 0.2। तो निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा निकालना आपको। चेक करो बताओ। बहुत बेसिक शुरू करेंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, और जो इसके अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे। देखो दिक्कत क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स के क्वेश्चन में, कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, ठीक है। जितना अप्लाइड फोर्स होगा उसके बराबर हो जाएगा, अगर बॉडी मूव करने लगेगा तो फिर तो आसान हो गया। लेकिन पता दिया नहीं होता कि बॉडी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दिक्कत यह है कि पता नहीं चलता है कि ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर स्लाइड कर रहा होगा फिर तो बड़ा आसान है निकालना, ठीक है, म्यू के इनटू एन हो जाएगा। पहले देखो कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को पता है कितना होता है, म्यूएस इनटू एन के बराबर होगा। और यहाँ पे एन बताओ, एन कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो ये आएगा 30 डिग्री लग रहा है तो कितना हो जाएगा 20 cos 30, cos 30 कितना हो जाएगा, 30 नहीं लेते हैं, कुछ और एंगल लेते हैं, 60 ले लीजिए। इस साइड में दिक्कत हो जाएगा, 37 ले लेते हैं, फालतू में √3 ऐसा लग रहा है। तो इधर देखो तो कितना हो जाएगा, cos 37 कितना हो जाएगा 4/5 ना, तो ये कितना हो जाएगा 5-16 न्यूटन हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा 12 न्यूटन होगा कि नहीं होगा, अरे बताओ। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, तो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन और नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा होगा, mg कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। तो
नॉर्मल कितना हो जाएगा, तो ऊपर की ओर लग रहा होगा 12 न्यूटन प्लस 1 लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। ये मैं एन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, न्यूटन वाला एन नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। तो यहाँ से देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, तो नॉर्मल हो जाएगा कितना 38 ना, हो जाएगा 38। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू का वैल्यू कितना है 0.24 इनटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना हो गया आपको 38 हो गया। इसको तो करना आता है ना, नॉर्मल इक्वल कितना आ जाएगा, तो 50 माइनस 12 इसका तो कितना आ जाएगा 38। क्योंकि आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन चाहिए, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, तो म्यू इनटू 1 के बराबर होगा। इसको जरा मल्टीप्लाई करके दिखाओ कितना होगा, 24 इंटू 38 कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 9.12 9.12 24 इंटू 8 से 12 ठीक ही लग रहा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 9.12, ठीक है। इधर जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स कितना है अलोंग द सरफेस, कितना है 16 है। ये ब्लॉक क्या एक्सेलेरेट करेगा कि नहीं करेगा, मूव करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है 16 है, इधर क्या लग रहा है मैक्सिमम वैल्यू कितना लग सकता है 9.12 ले सकता है, उससे तो ज्यादा लग रहा है। 16 इक्वल टू क्या है, तो 16 इक्वल टू ग्रेटर देन क्या है लिमिटेड फ्रिक्शन की वैल्यू है। इसका मतलब ये जो ब्लॉक को क्या करेगा स्लाइड करेगा, जैसे ही पता चल गया कि स्लाइड करेगा उसका मतलब क्या होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन के बराबर हो जाएगा। म्यू के कितना है तो 0.2 है इंटू एन कितना है तो 38 है, कितना हो जाएगा 38 दूनी 76 7 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 न्यूटन हो जाएगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स आपसे पूछा है वो कितना हो जाएगा 7.6 न्यूटन हो जाएगा, ना कि 9.12 न्यूटन होगा। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। अगर इसी वाले क्वेश्चंस में सेम चीज में मैं अगर फोर्स कर देता हूं अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन, सब कुछ सेम है, अप्लाइड फोर्स से करता हूं 10 न्यूटन कर देता हूं, ठीक है, F इक्वल टू 10 न्यूटन। अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, बस ये लास्ट फटाक से बता सकते हो आप, बताओ कितना होगा, इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, नहीं 10 न्यूटन से और कम कर दो, आप और कम कर दो 5 न्यूटन कर दो, अप्लाइड फोर्स कर दो 5 न्यूटन, तो इधर फोर्स कितना हो जाएगा, इधर पे फोर्स कितना होगा बताओ 4 ना, अरे 37 ही है, सेम ऊपर वाला डाटा जो लिया है मैंने वही है, और ये कितना हो जाएगा 3 न्यूटन हो जाएगा 3। तो अब देखोगे तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल डिस्टेंस इक्वल टू एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऊपर लग रहा है 3 और नीचे कितना लग रहा है 50, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा 50 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना होगा, तो म्यू एस इंटू एन, म्यू इसके वैल्यू कितना दे रखा है, म्यू इसके वैल्यू दे रखा है 0.24, म्यू इक्वल टू होगा 0.24 मल्टीप्लाई बाय एन, एन कितना हो गया 47, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तुम लोग छोड़ दो, 0.24 मल्टीप्लाई बाय, इतना तेज है कैसे, कितना आ गया, कैलकुलेटर मैं तो मोबाइल निकाल रहा था, कितना का बताओ तुम लोग बताओ, 7.2 11.28 28 11.28 ठीक है, क्या हो गया 11.28 हो गया। अब बताओ कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे लग रहा है वो कितना लग सकता है 11.28 लग सकता है, 11.2 लग सकता है। इस केस में आगे कितना लग रहा है, आगे 4 न्यूटन लग रहा है। अप्लाइड फोर्स देखोगे अलोंग द सरफेस तो क्या है, यहाँ पे जो 4 न्यूटन है वो क्या है लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसका मतलब ये ब्लॉक क्या करेगा मूव नहीं करेगा, ठीक है, ब्लॉक विल नॉट मूव। इसमें अगर मूव नहीं करेगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगा वो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स, तो एफ अप्लाइड के बराबर होगा। एफ अप्लाइड बोलते हैं मतलब अप्लाइड फोर्स अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, ऐसा नहीं कि केवल ले लेना 5 न्यूटन, तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 4 न्यूटन के बराबर हो जाएगा।
दोनों के बराबर हो जाएगा। तो आपको आगे भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखना होगा कि क्या कॉन्टैक्ट सरफेस मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही आपको चेक करना होता है कि मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा होगा। ठीक है, जैसे आपने पता कर लिया कि कॉन्टैक्ट सरफेस मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर बेस हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और होमवर्क तो दिया हूं आज का, होमवर्क तो दिया हूं। तो डीपीपी 18 भेजा था तुम लोग को, डीपीपी 18 भेजा हूं, नहीं भेजा हूं तो आप चले जाना वेबसाइट पे, वहां पे सारा कुछ अपलोड कर दिया है। शायद 11 जेई वाला में मिल जाएगा, 11 जेई के असाइनमेंट में चले जाना, डीपीपी 18 कर लेना। ठीक है, अब बाकी जो बुकलेट है होमवर्क दिए हैं वो कर लेना। क्लियर? जानबूझ के डीपीपी लास्ट मतलब डीपीपी 18-19 हमको लगता है कि 24-25 तक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं शुरू होगा, उसके बाद ही शुरू होगा। ठीक है, पुराना करते रहो ताकि रिवीजन होता रहेगा मोशन न्यूटन लॉ का। हमको लगता है कि 26-27 के बाद शुरू होगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, 27 के बाद शुरू होगा। तो जब तक खत्म हो जाएगा तो फिर अपना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन प्रैक्टिस होते जाएगा पीछे पीछे। ठीक है, आगे तुम लोग कर ही रहे हैं, डीपीपी से अपना रिवीजन होते चलेगा तो ज्यादा बेटर है। आराम से धीरे धीरे करो, कोई जरूरत नहीं है हड़बड़ी में। डीपीपी 18 कर लेना और जो होमवर्क दिया वो कर लेना। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ और पूछना है? राम को क्या पूछना तुमको? अरे तुम्हारा वो क्वेश्चन जो था उसमें शायद यही होगा। तो वही बता दीजिए एक बार। मेरा तो सी आ रहा है लेकिन उसमें जी की जगह ए आ रहा है मेरा। हाँ ये ना, तो बाकी लोग जा सकते हो। आप प्रोजेक्टाइल जिसको पूछना है, जिसको देखना है देख लो। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद सम इनिशियल वेलोसिटी and some initial angle of projection. A wind is also blowing due to which constant horizontal retardation A is imparted to the particle in the plane of motion. It is found that the particle is at the same height at two different times, T1 and T2. Two different times, T1 and T2. और क्या है? And particle is at the same horizontal distance at two times T3 and T4. अच्छा, तो ऐसा एक प्रोजेक्टाइल है जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल एक्सेशन भी दे रखा है ए किसके कारण आया? तो विंड के कारण आया। तो अगर प्रोजेक्टाइल का मोशन देखोगे ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा आना चाहिए। और प्रोजेक्टाइल होता है कि इट इज फाउंड दैट द पार्टिकल इज एट द सेम हाइट एट टू डिफरेंट टाइम T1 and T2। सेम हाइट पे दो बार है और सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे भी दो बार है। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब कुछ ऐसा बने, सेम हाइट पे क्या आएगा, दो बार आएगा। आपको T1 and T2 दे रखा है ना, और सेम हॉरिजॉन्टल रेट पे क्या आएगा, दो बार आएगा। T3 T4। ठीक है, एक बार एक टाइम हो जाएगा T3 एक बार T4, ऐसा है क्या? यस सर। ठीक है, तो आपको एक चीज बताया था कि अगर बाई डायरेक्शन में देखोगे मोशन, तो बाई डायरेक्शन मोशन तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। पहले भी एक्सेशन जी था, अब भी एक्सेशन क्या है, जी है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में भी जो मोशन हो गया है उसमें क्या है, एक्सेशन ए आ गया है। उसका एक्सेशन क्या आ गया है, ए आ गया है। तो खास बात क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे खास बात होगा कि आपको एक चीज बताए थे। अरे यार रुको, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। हेलो, यस सर। तो एक चीज बताया थे आपको कि T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है, कितना होता है, 2u sin थीटा बाई
जी के बराबर होता है। यस सर। अगर आप हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या है, मोशन कैसा है, सेम ही है जैसा कि वर्टिकल में हो रहा है। वहां पे एक्सेशन जी है, यहाँ पे कितना है, ए है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि T3 + T4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो जगह 2u, अब यहाँ पे क्या होगा, u sin थीटा क्या हो जाएगा, u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और यहाँ पे एक्सेशन जी की जगह पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। मानते नहीं मानते? लेकिन उससे पहले अगर जमीन से टकरा गया तब जमीन से टकरा जाएगा। सर वाई डायरेक्शन का मूवमेंट वो तो इंडिपेंडेंट होता है ना, लेकिन एक्स वाले को वाई अगर जमीन से टकरा गया तो टेम्पर हो जाएगा। किसी केस में अगर देखोगे तो अरे जैसा एक्स में है क्या है, इनिशियल स्पीड कितना है, u sin थीटा है, ठीक है। एक तो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, वाई के लिए हॉरिजॉन्टल दीवार है जो कि जमीन एक्ट कर रहा है, और लेकिन एक्स वाले के लिए वर्टिकल दीवार है, तो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। अरे इसमें क्या होगा, इसमें भी कहीं एक जगह पर जाके इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, फिर क्या करेगा, रिटर्न करेगा, फिर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। उससे क्या मतलब है आपको, किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर इसका रेंज सेम है, ठीक है, आप सॉल्व करो ना, इसे आप x इक्वल टू लिखोगे सर तो लेकिन एक बात है ना कि वाई डायरेक्शन वो सेम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे आ रहा है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे सेम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में जाना है। अरे x के डायरेक्शन में देखोगे, अगर y के डायरेक्शन में देख लो मोशन, कि y के डायरेक्शन में मोशन ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये तब हो रहा था जब क्या था, कांस्टेंट था, इसका जब अब आइडेंटिकल हो गया ना, अगर मान लो x मान लो इधर, ठीक है, अगर आप बनाओ ऐसा बनाओ, टाइम के साथ बनाओ, ये तो x एंड टाइम बना रहा है ना, टाइम के साथ बनाओ, टाइम के साथ देखोगे तो y में मोशन कैसा होगा, तो पार्टिकल ऊपर गया होगा और क्या होगा, नीचे आया होगा। यस सर। पार्टिकल ऊपर, तो देखोगे टाइम के साथ क्या होगा, तो पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, इस बाय इक्वल टू कितना होगा, ut प्लस u/t माइनस कितना होगा, हाफ ऑफ g प्लस में होगा। कुछ ऐसा ग्राफ आएगा टाइम के साथ, धीरे धीरे टाइम बढ़ते जाएगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा होगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, बाई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, फिर कैसे टाइम बढ़ते जाएगा क्या हो जाएगा, नीचे होते जाएगा, ठीक है। तो सेम हाइट पे देखोगे तो क्या आएगा, दो टाइम आएगा, किसी भी टाइम पे देखोगे ए t1 t2 क्या होगा। इस तरह से अगर x का बनाओ, इधर x वर्सेस टाइम का बनाओ, x में कैसा होगा इक्वेशन, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ux into t minus half into a into t स्क्वायर। तो डिफरेंस है क्या, बस a की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, g हो गया, सॉरी g की जगह पे क्या हो गया, a हो गया। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, तो यहाँ पे था u cos थीटा। इसका भी मोशन x के डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा ही होगा, तो कैसा होगा, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। ऐसे इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ भी क्या आएगा, जैसे यहाँ पे t1 + t2 छोड़ो कैसे आता, 2 sin थीटा बाई g, उस तरह से यहाँ पे आप मान लो कोई भी रेट मान लो। सर वैसे एक बार हम ट्राई करते हैं। आप जो पहले जब वर्टिकल मोशन पढ़ाते थे ना एकदम द प्रोजेक्टाइल से पहले, मैं तो क्या उस बोल केस रहा में हूँ, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों केस में क्या होगा, सेम तरह रिकॉर्डिंग पर ऑफ कर देने को,